नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्रिंसिपल नामा और आज के इस खास प्रोग्राम में, क्योंकि आज है बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के याद में, या ये कहें कि उनके द्वारा ही इसे बनाया गया था आज का दिन। और बड़ा खास दिन है आज सभी के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चों का तो है ही, लेकिन आज बड़ों का भी, पेरेंट्स का भी, और कहें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स का भी, सभी का बड़ा रोल होता है। और अगर टोटलिटी में हम बात करें तो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का हमारा काम ये करता है बाल दिवस। बहुत ही खास होता है। कहते हैं कि अगर हमें अपने कल को संवारना है तो हमें अपने बच्चों को संवारना होगा, उनके परवरिश को, उनकी एजुकेशन को, उनके, जिसे कहना चाहिए कि ओवरऑल पर्सनैलिटी को, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके। और बचपन अगर आपका बहुत ही अच्छा होता है, या कहें कि वो अगर उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, उसमें अगर बहुत सारे आपको गुण या आपके साथ जिस तरह का प्रोसेस अपनाया जाता है, अगर वो अच्छा हो तो डेफ़िनेटली आने वाला कल जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आपका एक ब्राइट होता है। और हम बात करते हैं आज इसी तरह से कि आज हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे स्पीकर गेस्ट हैं, वो भी बहुत ख़ास हैं। और बाल दिवस के इस विशेष अवसर पर आज वो आए, और आप देखेंगे आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे वो गेस्ट, हमारे वो सर हैं, बहुतों के वो गुरु हैं, और इनका नाम है, आप सब जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, हम ज़्यादा देर ये इंतज़ार नहीं करवाएँगे और आपके सामने ये हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर आपका वेलकम, नमस्ते, प्रणाम। और इस मंच से जिसका नाम है प्रिंसिपल नामा, सबसे पहले तो मैं आपको दिल से थैंक्स बोलूँगा, आभार व्यक्त करूँगा कि आपने प्रिंसिपल नामा के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है सर आप बहुत बिज़ी हैं और उस बिज़ी शेड्यूल से आपने ये समय निकाला हम सब के लिए। और आज बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और खुशी की ये भी बात है कि आज बाल दिवस पर आप सामने हैं। बहुत कुछ आपने अपना कल देखा था, आज देखा है और कल देखेंगे भी, यानी कल, आज और कल। तो इस बात से, क्योंकि बच्चे भी इसमें जुड़े हैं, टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, और समाज के और भी लोग होंगे। तो चलिए सर, सब आपका वेलकम के साथ में चिल्ड्रंस डे पर, इस विशेष अवसर पर सर हम जानना चाहेंगे कि चूंकि यूं तो सब जानते ही हैं, लेकिन खास तौर पर ये जो बाल दिवस है, बाल दिवस आपके लिए क्या मायने रखता है, या बाल दिवस के आपके नजर में क्या उसका वैल्यू है, उस बारे में सर बताएं। मैं सभी को सबसे पहले नमस्कार करता हूं। छात्रों को आशीर्वाद, पेरेंट्स को शुभकामनाएं, शिक्षक बंधुओं को मैं ये कहूँगा कि आपने समाज बनाया है, राष्ट्र बनाया है, और शिक्षा को ऐसी अमूल्य निधि दी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं लगभग 54 ईयर्स से, 54 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, और सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। बाल दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता था, जब जिसकी प्रतीक्षा सभी करते थे, बच्चे भी करते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन को उन्होंने स्वयं ने कहा था कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे सब लोग चाचा नेहरू कहें। हालांकि वो उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन सबसे वो ये अपेक्षा करते थे कि उनको चाचा नेहरू के नाम से बोला जाए। सबसे बड़ी चीज़ जो हम आज बाल दिवस के अवसर पर ये कह सकते हैं कि हम दो चीज़ें शिक्षक के रूप में अगर हम बच्चों को दे सकें, एक तो रूट्स और विंग्स। हमारी भारतीय संस्कृति एक बहुत ही प्रबुद्ध संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, और हमारे जो बच्चे हैं अपने रूट्स से जुड़े रहें, अपने परिवार व्यवस्था से जुड़े रहें, संयुक्त परिवार व्यवस्था से जुड़े रहें, और जो हमारी जो जो संस्कृति है उसके मूलभूत सिद्धांतों से जुड़े रहें। ये एक बहुत ही बड़ा
चैलेंज है आज की तारीख में। और मैं समझता हूँ सभी परिवारजनों को ये देखना होगा कि हम अपने रूट्स से कैसे बच्चों को जुड़ा रख सकें। और दूसरा, विंग्स, उनको उनकी इच्छा के और उनके गुण के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हम शक्ति शक्ति प्रदान करें। तो मैं समझता हूँ बाल दिवस के अवसर पर हम सबसे यही कहेंगे कि बच्चों में रूट्स और विंग्स, दो चीज़ें अगर हम दे सकते हैं तो एक बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। क्योंकि पाश्चात्य जो सभ्यता है उसका जो दुष्प्रभाव हमारे संस्कृति पर पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है, उसको किस तरह से हम डैमेज जो कर रहे हैं उसको कैसे हम रोक सकते हैं और हमारी संस्कृति को वापस बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को हम सभी को मिल करके देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। सर, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात आपने बताई है। शायद इसी के लिए एक बड़ा अच्छा सा एक तो एप्रिसिएशन भी आया है। ये माधवी सिन्हा जी हैं सर। ये एक तो पहले तो आपको माधवी सिन्हा जी नमस्कार कर रही हैं सर। और दूसरा, इन्होंने ये जो लिखा है, वेरी राइटली सेड सर, इन्होंने इस बात को सर स्ट्रांगली आपकी बात को फॉलो भी किया है। माधवी जी, थैंक यू। आपने इस चीज़ को बहुत ही जैसे कहना चाहिए वैल्यू दी है, तवज्जो दी है जी। सर, आपने जैसे बताया पाश्चात्य संस्कृति, लेकिन सर इस समय हमारी एजुकेशन जो है वो बहुत सारी पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन पर बेस्ड हो गई है या होती भी जा रही है। काफी कुछ तो है, क्योंकि बोर्ड्स के लेवल पे एक जमाना था, एक टाइम था जब हमारे पास एक फिक्स बोर्ड होता था। हमारे रीजनल बोर्ड हो गया, ज्यादा से ज्यादा उसके बाद जो डेवलप हुआ वो सीबीएसई बोर्ड हुआ, या हमारे जो भी इस तरह का इंग्लिश मीडियम बोर्ड के साथ में जो भी एसोसिएशन रहे। तो ऐसे में सर लेकिन जब से कुछ बाहर के बोर्ड्स भी आए हैं, या हमारी कह लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत सारी चीजें हमारी वेस्टर्न लेवल पे होती जा रही हैं, सर ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इस चीज को लेके। सर इस पर भी सर जरूर बात करें, क्योंकि ये आपके यहाँ तो बहुत अच्छी बात है कि हर तरह के संस्कारों की चीजें हो रही हैं। आपके यहाँ तो वेद शास्त्र भी हैं, उपनिषद भी हैं, वहीं एजुकेशन का एक मॉडर्न शेप भी नजर आता है, तो एक अच्छी बात है। इसके बारे में सर जरूर आप, क्योंकि ये जो चीजें इसको सर जरूर हम सब जानना चाहेंगे सर। देखिए, मैं पाश्चात्य जो सभ्यता है या जो बातें हैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ। उसमें जो अच्छी बातें हैं वो हम लें, और लेकिन जो बातें जो हमें बाल अवस्था में या युवा अवस्था में जो हमें ग्रहण नहीं करने चाहिए, वो गुण या दुर्गुण जिनको कहना चाहिए, उनसे हम लोग बचें। जो मैं कहता हूँ, शिक्षा कुछ भी हो, शिक्षा अगर अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड्स के माध्यम से दी जाती है या राष्ट्रीय बोर्ड्स के माध्यम से दी जाती है, उसमें कोई अंतर नहीं है। कोई भी शिक्षा पद्धति आपको घृणा नहीं सिखाती, कोई भी शिक्षा पद्धति एक दूसरे के धर्म के का अनादर करना नहीं सिखाती, कोई भी शिक्षा पद्धति या कोई बोर्ड किसी के लिए दुष्प्रचार नहीं करती। अगर शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, किसी भी पद्धति से हम शिक्षा लें, लेकिन वो शिक्षा ऐसी हो जिसमें हम अपने मानव गुणों को ना भूलें, और जो हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको ना भूलें। ये बहुत आवश्यक है। मैं तो अपने विद्यालयों में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में भी यही कहता हूँ कि हमारा दिन हम नमस्कार और बड़ों के चरण स्पर्श से शुरू करें। ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जो कल्चर है, इससे अगर हम बच सकते हैं तो मैं समझता हूँ हमारी संस्कृति को हम कुछ अक्षुण्य रख सकेंगे, उसको बचा सकेंगे, और उन अच्छी बातों को हम आगे तक बढ़ाते रहें। नहीं तो हमारे सारे जो संस्कृति है उसको लोग भूल जाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है। बोर्ड कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी बोर्ड में भी कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जाती। मतलब शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत बड़ा हो गया है। मतलब अब ज्ञान का एक्सप्लोजन हुआ है, नॉलेज का एक्सपेंशन हुआ है। तो उस नॉलेज को, जितनी नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से बोर्ड से एजुकेशन ले रहे हैं। हालांकि जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें तो उन्होंने ये कहा है
कि शुरू से ही बच्चों को उनकी मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा प्रदान की जाए। अंग्रेजी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आप रखिए, लेकिन ये ना हो कि हम LKG UKG से ही अंग्रेजी माध्यम से बच्चे को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिस भाषा में हम सोचते नहीं, जो भाषा हम घर पे नहीं बोलते, उस भाषा में हमारा किस तरह से ज्ञान वर्धन हो सकता है, ये मैं नहीं समझता। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको दर्द भी होता है तो अपनी माँ को बोलते हैं, आप मदर नहीं बोलते, मॉम नहीं बोलते। क्योंकि जो चीज़ है जो हम हमारे दिल में है, जो हमारे मस्तिष्क में है, जो हमारे संस्कारों में है, वही चीज़ें, उनको हम ना मिस करें, उनको ना छोड़ें, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सही कहा आपने सर, और बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि माँ का स्थान तो सर जैसे कहना चाहिए देवताओं के समान माना गया है। तो ये बात सही कि एक बच्चा जब भी बोलता है वो सबसे पहले, चाहे वो किसी भी उसमें हो, वो अपनी माँ को माँ ही बोलता है। ये सर एक बहुत बड़ी बात है। तो सर एक आपने बात की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें सर ये क्योंकि भी बहुत सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। डेफिनेटली बहुत सालों बाद जाके कोई पॉलिसी आई है, और इस गवर्नमेंट में बहुत सारी जगह सर उस बात को लेके भी डाउट्स भी हैं। निरंतर कहीं ना कहीं हर जगह वर्कशॉप्स भी चल रही हैं, उसको लेके टीचर्स के साथ में काम भी चल रहा है। और उसमें जो ज़्यादातर जो वैल्यू दी जा रही है वो स्टूडेंट्स को दी जा रही है। सर आपने बोला कि उसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारे रीजनल लैंग्वेज है उसमें एजुकेशन दी जाए और इंग्लिश को एक ऑप्शनल लेवल पे लाया जाए। सर ये कुछ और थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट्स भी हैं। उससे पहले देखिए, शायद अभी आप जब बताएंगे उसके पहले एक अदिति जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं आपको, लेकिन आप जब जवाब देंगे सर उसके बाद मैं उनको डिस्प्ले करता हूं सर। तो ये सर थोड़ा सा इस बारे में हम क्लियर चाहेंगे। दर्शकों को एक अच्छी बात यह है कि अशोक गुप्ता सर सिर्फ देश में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे एजुकेशन में, बहुत सारी व्यवस्थाओं में, मैनेजमेंट में है, और इनका बहुत लंबा अनुभव है, आप सभी जानते हैं। अशोक गुप्ता सर से मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई व्यक्ति एजुकेशन लाइन का ना जुड़ा हो। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि सर के साथ जितना CBSE में खास स्थान, क्योंकि जब राजस्थान में CBSE का एक चलन आ रहा था तो सर स्टार्टिंग के एक तरीके से फाउंडर उसमें थे। सर आप जरूर इस बात को थोड़ा खुल के बताएं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रीजनल वाला जो है और किस तरह की एजुकेशन दी जानी है, सर प्लीज आप उस बारे में शेयर करिए सर। फ्लेक्सिबिलिटी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा दिया है। जैसे हायर एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में भी, वहाँ पर इस तरह की कोई फैकल्टी नहीं है कि साइंस फैकल्टी या कॉमर्स फैकल्टी या आर्ट्स फैकल्टी। अगर कोई साइंस का बच्चा एक कॉमर्स का सब्जेक्ट भी लेना चाहता है, आर्ट्स का सब्जेक्ट भी लेना चाहता है, तो वो ले सकता है। ये तो खैर बड़ी कक्षाओं की बात है। लेकिन ये माना जाता है कि शिक्षा नीति जो हमारी है, जो बच्चे जो शुरू से ही रटने की विद्या शुरू कर देते हैं, उनको नेचुरल वे में हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए हमको प्रयास करना है। और वो तभी संभव है जबकि जो बच्चा जो भाषा घर पे बोलता है या जो उसके माध्यम से हम शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें। तो ये कहा गया है कि कम से कम हम मिडिल स्कूल तक की एजुकेशन रीजनल लैंग्वेजेस में दें और इंग्लिश पढ़ाएं। इंग्लिश के लिए कोई ये नहीं है कि इंग्लिश ना पढ़ाएं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम की जो अंध दौड़ शुरू हो गई है, जिसके कारण ये परेशानी आती है, उसको हम, क्योंकि हम अंग्रेजी में सोचते नहीं, हम कितने भी विद्वान हो जाए लेकिन सोचेंगे हम अपनी मातृभाषा में ही, और फिर हम उसको ट्रांसलेट ही करते हैं मन ही मन में। लेकिन तो ये मानता हूं कि जो आपकी नेचुरल ग्रोथ है वो रुकती है उससे। मतलब जो आप भावना अपनी व्यक्त करना चाहते हैं, वो केवल दो दो बातें होती है, मदर टंग और एक मदर्स टंग। मदर्स टंग इज द लैंग्वेज विच वी लर्न फ्रॉम द माउथ ऑफ आवर मदर। मतलब जो घर में होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये उपभाषा है। लेकिन जो मदर टंग है और मदर्स टंग है, उसके माध्यम से अगर किसी को शिक्षा दी जाती है तो उसका गहन असर होता है, उसकी उसके उससे उसको बहुत अधिक फायदा भी होता है। और मैं समझता हूँ जो जो
शिक्षा है उसको हम अच्छी तरह से निस्तारित कर सकते हैं। जी सर। सर इस बीच में कुछ कमेंट्स भी आए हैं, बहुत अच्छा है। ये श्रद्धा अजमेरा जी आपको नमस्कार कर रही हैं सर। जी नमस्कार। और ये प्रियंका वर्मा जी हैं, ये भी नमस्कार कर रही हैं सर आपको। अदिति जी सर एक बहुत अच्छी बात बोल रही हैं, अच्छी शिक्षा के साथ संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में आईएएस नेटवर्क का योगदान अतुलनीय है। आदरणीय अशोक गुप्ता सर के नेतृत्व में ये काम निर्बाध रूप से चल रहा है। बधाई गगन आपको भी इस अभिनव प्रयास के लिए। अदिति जी थैंक यू। बाकी सर आप कुछ कहना चाहें अदिति जी के बात पे? नहीं, अब सभी को मालूम है जो मेरे से जुड़े हुए हैं और जो मेरे साथ शिक्षक रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया मुझे बहुत पुराना अनुभव है। 1967 में मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा था, 185 रुपये महीने की वेतन पर, और उसमें से भी मैं 185 रुपये की वैल्यू इतनी होती थी, उसमें से भी मैं 100 रुपये अपने पिताजी के पास भेज दिया करता था। 85 रुपये में मैं जयपुर में अकेला रहता था। 22 रुपये का कमरा था मेरे पास, जिसमें बिजली पानी सब उसी में थे। तो अब तो मैं उस समय से जुड़ा हुआ हूँ जबकि द्वितीय श्रेणी के शिक्षक को 185 रुपये मिला करते थे और बड़े हम अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। तो मैंने तो पूरे उतार चढ़ाव शिक्षा के जीवन में सारे देखे हैं, क्योंकि मैं शिक्षण संस्थाओं की के निर्माण से लेकर, परिकल्पना से लेकर, निर्माण से लेकर, उनके ग्रोथ से लेकर आगे तक बढ़ने में मेरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मैं ये और मानता हूँ कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है। हम शिक्षा को कमर्शियल इंस्टीट्यूशन के रूप में नहीं चला सकते। अगर हम इसको परिवार की संस्था बनाना चाहते हैं तो वो हम शिक्षा देने का काम नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा के माध्यम से धन कमाने का काम कर रहे हैं, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं मानता, क्योंकि मैं स्वयं इसका एक एग्जाम्पल हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों, और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इसमें नहीं जुड़ा हुआ। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दोनों बेटे अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा अमेरिका रहता है और छोटा बेटा बेंगलोर रहता है, दोनों एक ही व्यवसाय कर रहे हैं। और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सब बहुत अच्छे हैं, उनको अच्छे संस्कार दिए हैं। वो अभी भी उतना ही सम्मान हमको देते हैं जितना कि एक परिवार को देना चाहिए। तो मैं तो इसी बात में बहुत खुश हूँ। और मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं कभी अपने शिक्षकों को सबॉर्डिनेट नहीं मानता हूँ, मैं उनको ही मानता हूँ ये मेरे कलीग्स हैं, ये मेरे सहयोगी हैं, और मैं उसी तरह से उनसे व्यवहार करता हूँ। दूसरी बात, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी शिक्षकों को डांटता नहीं हूँ, उनको प्रेम से समझाता हूँ। कोई बात होती है तो मेरी बदतमीजी करना या अपने दिमाग में घमंड पालना मेरी प्रकृति में नहीं है, और मैं कभी ऐसा करता भी नहीं हूँ। लोग मुझे शायद कोई बहुत बड़ा आदमी समझते होंगे, लेकिन मैं अपने आप को बचपन की तरह ही, जिसको कहते हैं कि मेरे बचपन में जो बाल्य अवस्था थी मेरी, या सोचने का तरीका, उसी तरह का है। बहुत सही कहा सर आपने। और यहाँ पे ममता सारस्वत जी भी हैं जो आपको नमस्कार कर रही हैं सर। और ये नमस्कार के साथ साथ कह रही है यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन। ममता जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप ऐसा मानते हैं। सर माधवी जी ने भी बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट अपना दिया है। IS network provides the best model of education which believes in promotion and preservation of Indian values. IS provides for a beautiful blend of Indian and Western education. सर जी आप कुछ कहना चाहें सर तो माधवी जी की इस बात पे? मैं माधवी तो जी ने बहुत ही एक अच्छा माधवी जी हमारी सहयोगी रही हैं, तो उन्हें मालूम है कि हमारे साथ कार्य किस तरह किया जाता है। और जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं कह कुछ रहा हूँ और करूँगा कुछ ऐसा, बिल्कुल नहीं। जो मेरे मस्तिष्क में है वही मैं करता हूँ। और मैं तो हमेशा अपने कलीग्स को भी ये कहता हूँ, सक्सेस शुड नॉट गेट इनटू योर हेड। जो सफलता है आपके मस्तिष्क को भ्रमित ना कर दे। अगर सफलता आपके मस्तिष्क को भ्रमित कर देगी तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए, आप एक शिक्षक नहीं रहे, आप एक व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि एक घमंडी व्यक्ति हो गए, जो बिल्कुल मेरी जो नेचर है उसके अनुरूप सही नहीं। ममता सारस्वत जी भी सर ये कह रहे हैं आई एम सो हैप्पी टू ए पार्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। ममता जी जाहिर सी बात है
आप तो पार्ट हैं जो यहाँ के, लेकिन जो लोग पार्ट नहीं भी हैं, लेकिन जो दिल से सर से जुड़े हुए हैं या जो इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, वो भी ये मानते हैं। थैंक यू ममता जी। सर कुसुम शर्मा जी भी आपको नमस्कार कर रही हैं। यश मिश्रा जी भी सर कह रहे हैं वेल सेट सर। और माधवी जी फिर से कुछ बिल्कुल सही कहा सर, आपने हमेशा अपने टीचर्स को अपने परिवार का सदस्य माना है। जी बिल्कुल सही बात है। सर हम यहाँ पे अब जो जानना चाहेंगे कि आपका भी बचपन रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर हमें अपने कल को संवारना है तो हमें अपने बचपन को संवारना होगा। सर अपने बचपन के बारे में आप जरूर बातें बताइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आईएएस या आईसीजी जो है एक बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट जब मैंने जिंदगी में पहली बार आज से कई 25 साल पहले एक कदम रखा था, उससे पहले मैंने आईएएस के बारे में सुना था कि जयपुर में एक बहुत ही डिफरेंट एक इंस्टीट्यूशन है। और जब मैंने वहां के कॉलेज में, मुझे आज भी सर एक शुरुआत में तो एक बार आपसे मिलने के लिए मुझे कई दिन तक, कई समय तक इंतजार करना पड़ा। वो इसलिए नहीं कि आपका सिस्टम ऐसा है, बल्कि सर इसलिए कि सोचना होता है आदमी को कि वहां जाए तो क्या बात करेंगे। तो सर आपने वो सपना रखा होगा कभी अपने बचपन में, और जब बचपन में कोई सपना रखते हैं फिर वो जवानी तक आते आते या अपने आगे के एज तक वो पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। सर जरूर आज बाल दिवस के अवसर पर और इस प्रिंसिपल नामा के स्टेज से हमें सर अपने बचपन की चीजें बताइए। देखिए, मैं बताऊं आपको, मेरा जन्म एक शिक्षक परिवार में हुआ। भरतपुर जिले में एक जगह है कामा, कामा में मेरा जन्म हुआ। उसके उपरांत मैं डीग में पढ़ा। डीग के उपरांत भरतपुर में आया। भरतपुर में एमएसजे कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मैं जयपुर आया और मुझे मालूम है किस तरह से मेरे पिताजी को 100 रुपये महीने मेरे को देने में बहुत कष्ट होता था। और जब मैंने एमए प्रीवियस कर लिया तो मेरे फादर ने ये कहा कि भाई अब मेरे बस की नहीं है, लेकिन उन्होंने कर्ज लेकर के मुझे 100 रुपये महीने दे करके एमए यहाँ से कराया। बचपन की जहाँ तक स्थिति है, हम 8 भाई बहन हैं। मेरी एक बहन का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन हम 3 बहन और 4 भाई हैं। और मेरे पिताजी एक मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे, बाद में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के प्रिंसिपल रहे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 250 रुपये या 200 रुपये या 150 रुपये की सैलरी में कोई व्यक्ति किस तरह से बच्चों को पाल सकता है। मैंने बचपन में, मुझे याद नहीं कभी चाय पी हो या हमने जो ब्रेकफास्ट आजकल कहते हैं वो कल्चर देखी हो। मुझे याद है, हमें हमारे पिताजी के डिस्कार्डेड जो ट्राउजर्स होते थे उनसे मैं निक्कर बनता था या हमारे पैंट बनते थे। मेरा पहला पैंट जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तब बना था। और मेरी पहली घड़ी जब मैं नौकरी में आया था तब मेरे को मिला था। तो मेरा जीवन उसी तरह से था। मैं कभी शिक्षक नहीं बनना चाहता था। मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, मैं कभी भी शिक्षक नहीं बनना चाहता था। लेकिन जब एमए का मेरा रिजल्ट आया तो उसके उपरांत मुझे जयपुर रहना था, लेकिन पिताजी कहते थे भरतपुर आ जाओ कुछ करो। मैंने कहा मैं जयपुर रह करके मैं कुछ करूँगा और एलएलबी करूँगा या कुछ करूँगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठूंगा। लेकिन ये हुआ नहीं। वो एक माहेश्वरी स्कूल जो थोड़ा रास्ता में है, वहाँ पर वैकेंसी निकली और मैंने वैसे पिताजी को बिना बताए अप्लाई कर दिया। वो वहाँ जो प्रिंसिपल थे जेएल माहेश्वरी, वो मेरे पिताजी के मित्र भी थे। उन्होंने मेरे पिताजी को पत्र लिखा कि अगर शिक्षक बनाना चाहते हो तो उसको ज्वाइन करा दो। तो 7 जुलाई 1967 को मैंने शिक्षण संस्थान ज्वाइन की एज ए सेकेंड ग्रेड टीचर इन इंग्लिश। एंड उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो बस शिक्षक की ही बनकर रह गया और फिर कोई चीज़ सोची नहीं। पिताजी मेरे डांटते थे कि तेरे को भेजा इसलिए था कि तुम एलएलबी करोगे या कुछ करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे, लेकिन मैं किसी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, 1972 में उस वक्त आरपीएससी से जो डायरेक्ट हेडमास्टर की पोस्ट निकलती थी, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। पिताजी मेरे को बहुत फोर्स कर रहे थे कि तुम ज्वाइन कर लो, प्राइवेट नौकरी में क्या रखा है। तो पर मैंने कहा मुझे सरकारी नौकरी करनी ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था पिताजी को
जब उनके जब स्थानांतरण होते थे तो वो डायरेक्टर से मिलना पड़ता था, डिप्टी डायरेक्टर से मिलना पड़ता था। तो मैंने कहा मुझे ये गुलामी करनी ही नहीं है, और भगवान ने मेरा साथ दिया। मैं इसके बाद माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, जब इन्होंने माहेश्वरी समाज ने बनाने की कोशिश की तो उसमें मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल अपॉइंट किया, और उस एमपीएस उस वक्त सेंट जेवियर के बाद सेकंड स्कूल था जो सीबीएसई से एफिलिएटेड था, और माहेश्वरी पब्लिक स्कूल और सेंट जेवियर में कंपटीशन हुआ करता था। और ईश्वर की कृपा रही कि मेरे एमपीएस बहुत अच्छा चला। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं जिंदगी में हो जाती हैं जहां पर आपको लगता है कि आप को कुछ करना चाहिए, क्योंकि और मैं समझता हूँ ये बहुत भले के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है, जो भी कुछ होता है। मतलब माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जब मैंने स्टार्ट किया था तो पूरा जिम्मा मेरे पास था, पूरा दायित्व मैं संभालता था। लेकिन एक मीटिंग में एक हमारे सेक्रेटरी थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है। उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, ए मैन में गो एंड मैन में कम, द इंस्टीट्यूशन रिमेन्स। उस दिन मैं उस दिन पहली बार रोया, और मैंने कहा कि अब मुझे स्वयं का कुछ करना चाहिए। पैसे मेरे पास थे नहीं, लेकिन ईश्वर ने सब सहायता की मेरी। और श्री राम गोटेवाला उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, राजस्थान आवासन मंडल के। एक पीएन भार्गव वहाँ आर्किटेक्ट थे। महेश जोशी जो अभी मंत्री पद से पर भी है, वो उनसे मेरा पारिवारिक मेरा संबंध है। उन्होंने करके मेरे को मानसरोवर में जमीन दिला दी, लेकिन वहाँ जमीन के लिए पेमेंट करने की बड़ी दिक्कत थी, फिर भी कैसे न कैसे कर दिया। और एक अवस्थी जी हुआ करते थे, एस के अवस्थी, पंजाब नेशनल बैंक में। उन्होंने मेरे को कहा कि मेरी डिप्टी जनरल मैनेजर थे कि भाई मेरी 30 लाख तक की पावर है लोन सेंक्शन करने की। शिक्षण संस्थाओं के लिए लोन तो मिलता नहीं है, लेकिन मैं आपको कैसे भी करके लोन दिला दूंगा। और इसलिए इस तरह से आईआईएस की स्थापना हुई। पहले वर्ष में हम 150 बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन पहले साल में ही जब 665 बच्चे हमारे पास हो गए तो फिर तो हमने कभी मुड़ के नहीं देखा। आईआईएस के बाद आईसीजी बना, आईसीजी के बाद ट्रिपल आईएम बना, ट्रिपल आईएम के बाद फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना जिसमें हम बीएड एमएड दे रहे हैं। हमने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन मैंने जैसे बताया, मैंने इन संस्थाओं को अपनी पारिवारिक संस्थाएं नहीं बनाया है। मेरे घर का कोई भी व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। मैंने ये संस्थाएं मेरे शिक्षकों की हैं, मेरे सहयोगियों की हैं, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं और जो नई भी हैं, जो छोड़कर भी चले गए हैं, उन सब के का जो प्रेम है, अनुराग है, उनका जो कड़ी मेहनत है, उसी के कंधों पर ये संस्थाएं चल रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर। यहाँ पे शीतल जी हैं जो कह रही नमस्कार सर, यू आर ए ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। शीतल जी थैंक यू। रविंद्र पटेल जी सर, यू आर रियल इंस्पिरेशन फॉर अस सर। आपको सर सुन पा रहे हैं, ये लोग देख पा रहे हैं सर। सर आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं और मुझे लगता है हम सबके लिए रियली बहुत कुछ ये गाइडलाइन का काम कर रही हैं। सर आपने अपने बचपन के साथ चीजें जोड़ी और ये बताया कि मैं ये नहीं बनना चाहता था, टीचर नहीं बनना चाहता था। मैंने सर आपको गाते हुए भी सुना है। आपके कुछ एक दो पारिवारिक प्रोग्राम रहे जिसमें आपने मुझे तकनीकी रूप में उसमें जोड़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा था सर कि मैं तो आपको सर मतलब जानता था, लेकिन आपके साथ तो इतने लोग थे। मुझे एक बार आपने लाइट डिजाइन करते हुए किसी चीज में देखा था आपके कॉलेज के प्रोग्राम में, और वो भी मुझे किसी वेंडर ने, मतलब डायरेक्ट मुझे आईसीजे ने नहीं बुलाया था। दर्शकों बड़ी अच्छी बात है, जबकि मैंने जॉब नहीं किया आईसीजी में या आईएएस में, लेकिन अशोक गुप्ता सर ने पता नहीं क्या वो प्रोग्राम देखा, उसमें सचिन पायलट जी उस समय सेंट्रल मिनिस्टर थे और आए थे, और अशोक गुप्ता सर का कुछ पारिवारिक आयोजन था और अशोक गुप्ता सर ने कहा कि मुझे वो लड़का चाहिए जिसने मेरे कॉलेज के प्रोग्राम में लाइट डिजाइन की थी, और सिटी पैलेस में मुझे उस पारिवारिक आयोजन में लाइट डिजाइन करने का मौका मिला। बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सर। तो तब मैंने आपको कुछ गाते हुए सुना था और फिर आगे पीछे भी।
तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर वो आप क्या सिंगर बनना चाहते थे या सर क्या बनना चाहते थे, वो ज़रूर बताइए। किस किस कार्य जिस फिर वो हम गाना वो सॉन्ग भी सुनना चाहेंगे जो कि आप गुनगुनाते हैं, कई बार मैंने आपके कॉलेज के प्रोग्राम में भी सुना है। मैं सर जिस कॉलेज में चूँकि न्यू सेशंस लेने के लिए आता रहा, लेकिन हाँ, प्लीज़ जी सर बताइए। जी सर। देखिए, जिस कार्यक्रम की आप चर्चा कर रहे हैं वो रोटरी का कार्यक्रम था। रोटरी इंस्टीट्यूट हमने ऑर्गेनाइज की थी। मैं रोटरी अपनी मैं रोटरी जर्नी के विषय में बता दूं। आज जो भी कुछ मैं हूं उसमें रोटरी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रोटरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने बहुत से पदों में रहा हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहा हूं और बहुत सारे मित्र मेरे रोटरी के इसमें सुन रहे हैं, और रोटरी के माध्यम से जो मेरा परिचय बड़े बड़े लोगों से हुआ, उनसे बहुत सहायता मिली, उनसे बहुत गाइडेंस मिली। जो हमने रोटरी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज की थी जिसमें पूरे भारतवर्ष के पास्ट गवर्नर्स, गवर्नर्स इलेक्ट, ये सब लोग इकट्ठे हुए थे। और जिस कार्यक्रम की आप चर्चा कर रहे हैं वो एक फैशन शो था जो कि आईएएस विश्वविद्यालय की छात्राओं ने प्रस्तुत किया था। और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष थे उस वक्त KR रविंद्रन। वो उन्होंने मेरे को स्टेज पर पकड़ करके कहा कि तुम्हें गाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने गाया था, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। बहुत ही खूबसूरत सर। और मतलब मुझे तो लग रहा है कि मैंने आज से करीब वो 18 या शायद 20 साल हो गए उस बात को, तब जैसा सुना था। आपका गला आज भी वैसे ही है, आपकी फीलिंग अभी भी वैसे ही है। सर मैं वो बात जरूर जानना, मतलब मैं नहीं जानना चाहूंगा, मैं भी जानना चाहूंगा। सर आपने चूंकि जिक्र किया था कि आप टीचर नहीं बनना चाहते थे, सर आप बताइए ना सर कि आप सिंगर बनना चाहते थे। नहीं नहीं, मैं सिंगर कभी नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं टीचर क्यों नहीं बनना चाहता था उसके कारण है। क्योंकि जी मैंने सर। पिताजी को देखा था किस तरह से उन्होंने, जो पिताजी से सीखा वो सबसे बड़ी चीज ये थी कि डिसिप्लिन, और इंटीग्रिटी पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना, कभी आ, चोरी नहीं करनी, कभी कोई गलत बात नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, और लेकिन अपने सिद्धांतों से अडिग रहना। ये बात मैं अभी तक भी कहता हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं बहुत लोगों का भला भी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता, क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि डू गुड व्हेन यू कैन, but don't expect any return for it. There is little virtue in a deed that expects gratitude or return. कि अच्छा जितना कर सकते हो करो, लेकिन उसकी आपकी रिटर्न में आप कभी ये अपेक्षा मत करो कि कोई आपके लिए कुछ कहेगा या आपको धन्यवाद देगा या करेगा। उसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको जितना कर सकते हो करो और भूल जाओ, करके भूल जाओ। तो यही मेरा सिद्धांत है। मैं हमेशा, मेरे हाथ से अच्छा ही होता है, बुरा मैं कभी करता नहीं। जी सर। अ, सर बाल दिवस के इस अवसर पर बहुत सारी चीज़ें हैं सर। बहुत सारे लोग अपने सपने रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बच्चे लोग खास तौर पे, और टीचर्स भी खास तौर पे हैं जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स भी खास तौर पे जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि आज के टाइम पे, एक ज़माना होता था सर जब हम लोग बच्चों को डाँटा जाता था, पीटा जाता था। पीटा मतलब गलत सेंस में नहीं, ताकि उनकी आदतें सुधरें। आज एजुकेशन सेक्टर में जिस तरह का बदलाव हुआ है कि हमें बच्चे को टच भी नहीं करना, हमें बच्चे को सिर्फ इशारों से समझा के कई चीज़ें करनी है, या अपनी बॉडी मूवमेंट से, अपने एक्सप्रेशन से। सर यहाँ थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक बहुत लंबा समय है इस चीज़ में, आपने जो दिया है, और बच्चों के खास तौर पर। और अच्छी बात है कि सर आपके यहाँ पे रूट से लेके पर एक ट्री तक का, या कहें तो बरगद तक का एजुकेशन जो दी जा रही है। क्योंकि अब तो मतलब स्कूल, फिर उसके साथ सर कॉलेज, फिर मैनेजमेंट कॉलेज, और अभी यूनिवर्सिटी। सर ऐसे में किस तरह की चीज़ों को फॉलो किया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो रियली कल की मिसाल बने। क्योंकि अभी ये बहुत सारी चीज़ें हो गई कि उनको पढ़ाई तो अच्छी दी जा रही है, उनको पेरेंट्स जो हैं पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बच्चे फिर भी कुछ कई बार अलग ट्रैक पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके साथ सख्ती की कमी हो गई है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते भी हैं।
क्या सर सही मायने में क्या होना चाहिए? सर आप देखिए, अपनी राय रखें सर। मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके का सोचता था। अब समय के साथ थोड़ा बदला हूँ। जो बच्चे मेरे साथ एनपीएस में पढ़े हुए हैं, उनको अगर आप आज भी देखेंगे तो उनके बाल बड़े हुए नहीं मिलेंगे। बहुत से बच्चे आईएएस हैं, बहुत से बच्चे विदेशों में हैं, लेकिन जब भी मेरे से मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ, आपके डंडे हमें बहुत काम आए, आपकी सख्ती बहुत काम आई, और उसने हमारे को डिसिप्लिन बना दिया। अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो गया है, जब मैं एनपीएस में था, मैं कम से कम 100 डंडे रोज मारता था, और कभी कोई पेरेंट मेरे से कहने नहीं आया कि साहब आपने ये मेरे बच्चे को क्यों परेशान किया। लेकिन आज स्थिति ये है, हालांकि मैं उस कैपेसिटी में नहीं हूँ आज, कि अगर आपने किसी को जोर से भी बोल दिया तो पेरेंट झगड़ने आता है कि ये आपने मेरे बच्चों को ऐसे कैसे कह दिया, मैं तो अभी पुलिस केस कर दूंगा, या मैं अभी मीडिया को बुला रहा हूँ, आपको सबको ये करूँगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, और इसके कारण ये भी बता देता हूँ, आज पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है बच्चे। बच्चे पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उनको ओवर प्रोटेक्टिव कर दिया गया है, उनको ओवर प्रोटेक्टेड हैं वो। और ये इसका दुष्परिणाम ये है कि न्यूक्लियर फैमिली हो रही हैं, जो जो हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, वो खत्म हो रही है। और सम्मान वो अपने पेरेंट्स का भी नहीं करता। वो कहते यार पापा, मतलब यार पापा करके आप बोलते हो, यार मम्मी कह के बोलते हो, तो आप क्या अपेक्षा करते हो कोई आपके लिए कोई सम्मान करेगी। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारी जो भारतीय संस्कृति में तो यही था कि आप जितना शिक्षक आपको प्रेम करता है, और अगर उतना आपको शारीरिक दंड भी देता है, तो वो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता कि वो आपको कोई वो दे, लेकिन उसके माध्यम से आपको कुछ गुण सिखाएं, सद्गुण सिखाएं, और आपको डिसिप्लिन रहने के लिए बनाएं। ये हुआ करता था। लेकिन अब बहुत चीज़ें हैं, और मीडिया ने, मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन मीडिया ने इसको उछाल उछाल करके स्थितियों को और बिगाड़ दिया। जी सर, आपने सही कहा। और यहाँ पे सर बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अंजू जी हैं, जो कि उन्होंने भी सर आपको सर अप्रिशिएट इस बात पे और आपको नमस्कार भी कर रही हैं। नेहा नेहा बत्रा जी भी हैं सर, ये भी अपनी बात को कह रही हैं सर, आपकी इस बात को इन्होंने बहुत अच्छे से माना है। चंद्रेश नागर जी हैं सर, ये भी आपके सर इस एक्सपीरियंस को सर अप्रिशिएट कर रहे हैं सर। लेकिन एक क्वेश्चन अच्छा सा आया है, ये है सर, ममता जी पूछ रही हैं कि व्हाई 7 नंबर इज योर फेवरेट नंबर, व्हाट इज इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ सर? देखिए, मेरा जन्म 7 नवंबर को हुआ, और मैंने ये देखा है कि अगर मैं 7 नंबर को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करता हूँ तो मेरे लिए शुभ होता है। इसको आप ये समझ लीजिए, सुपरस्टिशन समझ लीजिए, लेकिन ये बात सही है। और मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि अगर मैं किसी होटल में भी ठहरता हूँ तो उसका जो कमरा नंबर है, उसका टोटल 7 ही होता है। तो मेरे एक दिमाग में घुसा हुआ है कि कि 7 नंबर जो है शुभ है। और ये है, मैं मेरे पास मेरे बच्चे भी अब इसी नंबर को यूज करते हैं। उनके यहाँ भी जो जितने वाहन हैं या जो भी कार्य करते हैं, वो 7 नंबर, 25 नंबर, 16 नंबर, इनको हम यूज करते हैं। ईश्वर ने 7 नंबर दिया है। 7 नंबर वैसे भी कहते हैं कि लकी नंबर है सभी के लिए, लेकिन मेरे लिए तो बहुत लकी साबित हुआ है। मेरा, जैसे मैंने बताया, मेरा 7 नवंबर को मैं पैदा हुआ। मेरी जो पहली नौकरी है वो 7 जुलाई को लगी, और एमपीएस जब मैं स्टार्ट किया तो 16 जुलाई को किया, आईएएस स्टार्ट किया तो 16 जुलाई किया, आईसीजी भी स्टार्ट किया तो 16 जुलाई किया। तो हम ये प्रयास, मतलब कुछ कुछ तो इंडियन काउंसिल फॉर इंटरनेशनल एमिटी, जो हमारी मेन संस्था है, उसके अगर सारा टोटल करें अक्षरों का, तो उसका भी 7 ही आएगा। तो ये बहुत एक कुछ कोइंसिडेंस भी है, और कुछ हमारे जीवन में ऐसा हो भी रहा है। सर बहुत सारे लोगों की एक अच्छी फीलिंग है, खासतौर पे आपके लिए और इंस्टीट्यूशन के लिए, कि वो चाहे किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो,
लेकिन जब भी वहाँ से कोई जुड़ता है, चाहे किसी भी रूप में, खास तौर पर उसका जो वेलकम है, या कहना चाहिए कि आपके यहाँ जिस तरह का उसको ट्रीट किया जाता है, मैं टीचर की बात वैसे नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह के लोग जुड़ते हैं, चाहे उनके साथ अगर मान लीजिए कि जो भी होस्टिंग किया जाता है, वो बड़ा इम्प्रेसिव होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है कि वो शायद वो चीज़ें मिस करते हैं, या वो चीज़ देखने में कम आती है कि अगर आपके यहाँ कोई जाएगा तो स्नैक्स वगैरह तो एक बहुत छोटी सी बात हो जाती है। सर, क्या लगा आपको कि इतने सब लोग जुड़ते हैं, ये जो वेलकम की परंपरा आपके यहाँ है, वो मैंने मैंने भी और बहुत सारे लोगों से जो फीडबैक मिलता है, वो आपके यहाँ जो है वो बहुत ही एक अच्छा माना जाता है सब। तो इसके संदर्भ में ये सर आपको क्यों लगा कि भाई ठीक है, आपका ट्रीटमेंट ऐसा होगा? घर में कोई आता है, ठीक है, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन लेवल पर सर बहुत कम देखने में आता है। सर, इस बारे में सर जरूर आप बताएं। देखिए, मैं जैसा पहले बताया था कि मैं कभी भी ये महसूस नहीं करता या सोचता नहीं हूँ, मेरे विचार में भी नहीं है कि जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ता है वो हमारा एम्प्लॉई है। हम सभी को साथ लेकर चलते हैं और साथ ही मानकर चलते हैं। और जब तक उस व्यक्ति से आप हंसकर नहीं बात करते हैं, या मैं, देखिए, मैं अगर चांसलर हूँ किसी विश्वविद्यालय का, या अगर संस्थाओं का डायरेक्टर हूँ, तो उस पद को कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन मैं उसको जताऊं और दिखाऊं और लोगों को कहूं कि आप मेरे पैर छुओ और मेरे को सम्मान दो, और ये तो मैं नहीं समझता। रेस्पेक्ट इज ऑलवेज, यू नो, it is commanded, it's not demanded. You cannot demand respect. You can simply command, and the command comes when you behave with people decently and with you know, उनको ये लगे कि भाई ये हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, तो फिर आपके लिए दौड़ दौड़ कर काम करते हैं। हमारे यहाँ जो स्टाफ है, उनको ये नहीं कि अगर 5 बज गया मैं तो घर जाना है, अगर किसी को 8 बजे तक भी काम करना है तो करता है स्वेच्छा से। ऐसा नहीं कोई हम उनको फोर्स करते हैं। अगर किसी को हम कोई उत्तरदायित्व देते हैं तो उस उत्तरदायित्व को वो निभाता है और अपना समझ करके निभाता है। तो हम, फिर दूसरी बात, हम कभी सैलरी में या और चीज़ों में ऐसा नहीं करते कि भाई आपको कमिट कुछ करते हैं और क्या है, हमारे तो बैंक ट्रांसफर है, बैंक के माध्यम से हम शिक्षक सभी को सैलरी देते हैं जितना कमिट किया है अपने। हम तो क्योंकि सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूशन है, तो कई बार अभी 2 वर्ष से हम परेशानी में थे, लेकिन हमने किसी भी शिक्षक को या ये चपरासी को या ड्राइवर को या कंडक्टर को हमने कोई नौकरी से नहीं निकाला। हमने कहा कि अगर इनको हम कहेंगे कि आप घर बैठिए तो इनका परिवार कैसे चलेंगे। तो इन चीज़ों को जब, अगर आप मानवीय संवेदना आप में है, तो ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेकिन जो भी, अगर हम कुछ भी जो सैलरी देते हैं वो अपने हिसाब से देते हैं, और कभी भी हमारा धन कमाने का उद्देश्य इन संस्थाओं से था ना रहेगा कभी, ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। सर, आपने बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि ये रियली अभी कोरोना काल में 1.5 वर्ष या 2 वर्ष में और रियली बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एक तरीके से इस चीज़ को लेके वो एक मिसाल बने, एग्जाम्पल बने हैं कि रियली उन्होंने अपने टीचर्स के साथ में, अपने स्टाफ के साथ में एक अच्छा बिहेव किया। वहीं इसके अगेंस्ट में जाएं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे रहे रियली जिन्होंने तादाद के तादाद टीचर्स को सर फरलो पे डाल दिया या फिर उनको निकाल दिया गया। तो सर रियली ये आपकी सोच, और क्योंकि बहुत सारे फीडबैक जब आईएएस और दूसरे स्कूल्स के बारे में आए, तो एटलीस्ट चाहे भले उन्होंने सैलरी कम दी, लेकिन उन्होंने कहीं ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हुई हो। तो इसके लिए तो रियली सर बहुत सारे लोग आपका थैंक्स भी बोल रहे हैं, वो ब्लेसिंग भी इसीलिए आपसे लेते हैं। यहाँ पे जो ये जोई जी हैं, ये भी सर कुछ अपनी बात को कह रही हैं, तो सर ऑलवेज इंस्पायर्ड अस इन मल्टीपल वेज। थैंक यू जोई जी। और चंद्रेश जी भी सर आपको विश कर रहे हैं, चंद्रेश जी, क्योंकि उन्होंने कहा था। इधर राधिका जी जो है सर, वो भी कह रहे हैं गुप्ता सर अनगिनत छात्र छात्राओं के लिए आदर्श हैं। रियली सर इतनी सारी दुआएं हैं आपके साथ, और शायद बहुत सारे लोग आपके लिए कहते हैं सर, दुआएं तो वैसे भी पीछे से की जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। इंटरनेशनल एजुकेशन जैसे अगर हम बात करें कि क्योंकि बड़ा अच्छा सा भी मुझे लगता है, बहुत सारी इस समय चीजें हो रही हैं पिछले कई वर्ष में, कि लोग समझते हैं कि हमारे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कम है, या हमारे इंडिया की अपॉर्चुनिटीज जो है, हम शायद बाहर जाके पढ़ के आएंगे तो शायद हमारे पास ज्यादा, हमारे पास पॉसिबिलिटीज होगी, ओकेजन, या हमारे पास चांसेस होंगे। क्या सर हम इंडिया में रहकर, या हम कहें कि जयपुर में रहकर भी
हम क्या सर वो एजुकेशन नहीं ले सकते? क्या उसके लिए हमें जयपुर छोड़ के ही जाना चाहिए या हम इंडिया छोड़ के ही जाना चाहिए? सर ये कुछ इस बारे में सर आप कहें तो बहुत अच्छा होगा। ये एक मिथक है, मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा सही है। ठीक है, आजकल लोग अफोर्ड करते हैं, पैसा बहुत है लोग, और विदेश जाना एक स्टेटस सिंबल बन गया है, इसलिए बच्चे वहाँ जाते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा पद्धति में अंतर है, शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें अंतर है, लेकिन हमारे देश की शिक्षा भी किसी भी वजह से कहीं कम नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि जो लोग विदेश में जाते हैं वही अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। अभी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, खुल रहे हैं, नए नए क्षेत्र खुल रहे हैं जहाँ पर हम अपना और अपना एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। और दूसरी बात, अब तो नया सिस्टम है स्टार्टअप्स का। आप रोज पढ़ते हैं कि नए नए बच्चों ने स्टार्टअप्स स्टार्ट किए हैं और वो मिलीनियर और बिलियनियर हो गए हैं। तो अगर हम ये सोच के चलें कि केवल नौकरी हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ नया करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों में प्रतिभा इतनी है कि उसके माध्यम से वो अपना स्टार्टअप प्रारंभ कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में इच्छा शक्ति हो, लगन हो, तो मैं समझता हूँ कि आप तो आसमान से तारे भी तोड़ सकते हैं। जी सर, बहुत बड़ी बात है सर। हिमानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार सर, यू आर माय इंस्पिरेशन। इट्स अ ब्लेसिंग टू लर्न फ्रॉम यू एंड वर्क अंडर योर गाइडेंस। वार्म रिगार्ड्स एंड ग्रेटिट्यूड। हिमानी जी थैंक यू। सर आप हिमानी जी जी सर, अब हम चूंकि हमारे प्रोग्राम का समय भी हो रहा है, चलते चलते हम जरूर ये बात करना चाहेंगे कि सर कोई खट्टी मीठी अगर बात आप हम सबके सामने रखेंगे, कोई ऐसी चीज जो आपके बचपन से जुड़ी हो और बचपन से वो आपने सोचा हो, या कुछ ऐसी चीज शरारतें जब सर आपके पेरेंट्स ने आपको भी उसके लिए स्टिक हुए हो वो, या कुछ ऐसी चीज जो हम लोगों के लिए सबको आप बता सकते हैं सर, ऐसी कुछ खट्टी मीठी बात जरूर सर बताइए। जी सर। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ अपने जीवन के अनुभव से। मैं भाइयों में सबसे बड़ा रहा हूँ अपने घर में, और मैं समझता हूँ जितनी डांट और जितनी पिटाई मैंने अपने पिताजी से खाई है, वो शायद आज तक किसी को नहीं मिली होगी। लेकिन वहाँ तो ये था कि गुस्सा उनको तेज था, और छोटी सी गलती पर भी मेरी पिटाई हो जाती थी। मैं साइंस पढ़ना नहीं चाहता था, पर उनके डंडे की वजह से उन्होंने कहा कि तुमको 11th साइंस से ही करनी पड़ेगी, मैं तुमको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। और 11th में मेरे गणित में 33 नंबर आए, तो मैंने उनको कह दिया कि मैं गणित चलाना मेरे बस की नहीं, मुझे आप आर्ट्स दिला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक शर्त है कि इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तीनों लैंग्वेजेस लेनी पड़ेंगी। लेकिन भगवान ने संस्कृत से बचा दिया, क्योंकि तीन लैंग्वेजेस आप एक साथ नहीं ले सकते। तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर और फिलोसफी से ग्रेजुएशन किया। और जिस वक्त 1965 में मैंने ग्रेजुएशन किया, उस वक्त पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय में एक भी प्रथम श्रेणी में कोई छात्रा उत्तीर्ण नहीं हुए थे। हम भरतपुर कॉलेज से केवल 8 लोग सेकंड डिवीजन में आए थे, और मैंने एम इंग्लिश में यहाँ पर प्रवेश लिया। और मजे की बात ये थी कि मेरे पे इंग्लिश का एक शब्द भी बोलना नहीं आता था। और जब यहाँ पर रैगिंग में समझता नहीं था, जब एमए में जब लोगों ने मेरे से कहा गो देयर एंड कम हियर एंड, मैं समझ नहीं पाया क्या हो रहा है ये। तो ये बहुत ऐसी चीजें हैं। तो मैं तो बहुत सेल्फ मेड आदमी हूँ। मैंने अंग्रेजी, अगर मेरे कोई करेक्शन भी करता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ कि भाई ठीक है, और मैं लोगों को करेक्ट भी करता हूँ। उच्चारण भी मैंने अपने आप ही सीखा है। मैंने बहुत सारी पुस्तकें, क्योंकि मुझे मालूम था एक बार शुरू में मुझे माहेश्वरी स्कूल की नौकरी से निकाल दिया था कि भाई आप बीएड नहीं है। तो बीएड करने के लिए मैंने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर में एडमिशन लिया। खेली वहाँ पर 50 रुपये महीने की स्कॉलरशिप हमें मिली। 75 रुपये महीने की स्कॉलरशिप मिलती थी, तो 50 रुपये हॉस्टल के लग जाते थे, 15 रुपये और बच जाते थे। इस तरह से करके हमने अपना काम चलाया। इस बीच में मैंने पुस्तकें बहुत लिखी इंग्लिश ग्रामर पे, और वो काफ़ी चली भी। लेकिन उसके उपरांत 1972 के बाद मैंने कोई पुस्तक नहीं लिखी। लेकिन यस, साहित्य में रुचि है, पढ़ने में रुचि है, और जीवनियाँ पढ़ना मेरा
शौक है। जी सर, अनिल कुमार शर्मा जी कह रहे हैं सर। आप सर कुछ कहना चाहेंगे सर अनिल जी की इन बात पे, क्योंकि शायद वो आपके देखिए, जैसे रोटरी। मैंने बताया ना कि मैं तो रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को रोटरी में 45 वर्ष हो गए हैं। मैं अध्यक्ष रहा, सचिव रहा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहा, रोटरी कोऑर्डिनेटर रहा, रोटरी की कई अंतर्राष्ट्रीय कमिटीज में भी रहा हूँ। तो ये रोटेरियंस तो मेरी परिवार हैं। और अनिल शर्मा जी हालांकि मेरे क्लब के अध्यक्ष हैं, वैसे मेरे छात्र भी रहे हैं, तो हम इन पर सब पर गर्व है। माधवी जी कह रही हैं, क्या जरूरत है हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की? We have many institutions in India, for example, IIS and ICG. They provide a variety of subjects and courses. They provide ample exposure, the best of faculty in visiting guest lectures, career counseling sessions are regularly organized. सर इनकी बात का सर अगर आप कुछ कहें माधवी जी की, ये मैं पूछना तो खुद चाह ही रही कह हैं। रहा हूँ, खुद ही कह रहा हूँ। हालांकि माधवी जी अब मेरे पास काम नहीं करती हैं, पहले काम कर चुकी हैं। लेकिन सही है कि विदेश जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। देखो, और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे जो टॉप टीम है, आईआईटी से, आईआईएम से, सब लोग विदेश चले जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बहुत से लोग वापस भी आना शुरू हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि 10 साल बाद ऐसी स्थिति आएगी कि विदेश के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। उनको भारतीयों को भारत छोड़ करके बाहर नहीं जाना होगा। सर नालंदा और तक्षशिला तो सर हमारे उदाहरण रहे हैं। तो ये तो है ही सर कि भारत की अपनी एक संस्कृति है और भारत का सर अपना एक रूप है, और यहाँ की शिक्षा दीक्षा जो है वो बहुत ही अपनी प्रचलन में है। सर चलते चलते हम चाहेंगे सर बच्चों के लिए अगर आप कुछ और कहना चाहें तो सर जरूर कहें। मैं तो यही कहूँगा कि अपनी संस्कृति पर गर्व करें, अपने परिवार पर गर्व करें, अपने देश पर गर्व करें। ये आज़ादी का 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव मन रहा है। इस अमृत महोत्सव के माध्यम से आप देश की संस्कृति, देश की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके विषय में आप जानें और देखें कितना त्याग लोगों ने किया है इस देश को देश बनाने में। और कितनी आप हमेशा पॉजिटिव रहें। हम नेगेटिविटी तो कभी भी किसी का भला नहीं करती। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो मैं समझता हूँ आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। और अपने आप में विश्वास रखें, आत्मविश्वास की कमी नहीं होने दें। तो आत्मविश्वास अगर आप में होगा तो निश्चित रूप से आप अपनी जो आपका जो लक्ष्य है, जो आपने लक्ष्य निर्धारण किया है, उसको आप प्राप्त करेंगे। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ गगन जी। ओह सॉरी सर, सॉरी सर। सर बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार कि आप इस प्रिंसिपल नामा के स्टेज पर आए। और सर जहां आप काफ़ी सारे लोग एसोसिएट्स हुए, काफ़ी सारे लोग जुड़े, और सर रियली आज आपके जितनी भी वर्ड्स थे, जितनी भी लाइंस थी, हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन में रही। और रियली हम, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक हम सब के लिए गाइडलाइन है। निश्चित ही सारे लोग जो हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए फॉलो करेंगे। और फिर से सर आपका थैंक यू। हम आगे भी आपको तकलीफ आपका देते आपका रहेंगे। आपका आपका आभार कि आपके माध्यम से मैं कुछ बातें कह सका। हालांकि मैं और भी बहुत, मेरी तो जीवन की पूरी कथा है। कभी कोई मैं किसी से मिलूंगा तो कहूंगा कि भाई मेरी मैं ऑटोबायोग्राफी तो लिख नहीं सकता, मेरी बायोग्राफी लिख दो जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरे जीवन में क्या है। लेकिन मैंने एक ही बात सोची समझी है कि जितना जीवन में अच्छा कर सकते हो वो करो। कभी भी निगेटिविटी को अपने जीवन में नहीं आने दें, पॉजिटिविटी रखें और आगे भगवान आपका साथ देगा, ये मैं मान के चलता हूँ। किसी चीज़ से निराश ना हो, किसी से आप घबराएं नहीं। आप अगर सच्चे हैं तो आपको ईश्वर जरूर सहायता करेगा। आप भगवान सभी को आज एक मांगलिक दिवस है, क्योंकि आज से मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो रहे हैं, आज से शादियां भी प्रारंभ हो रही हैं, आज से शुभ विवाह प्रारंभ हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे दिन जब बाल दिवस है और एकादशी है,
देव उठनी एकादशी है। उस दिन मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप सबसे बात कर सकूं, तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, उसके लिए आपका आभार। सबको नमस्कार। थैंक यू सर, सो नाइस सर, थैंक यू सर। तो प्यारे दर्शकों, ऑडियंस, आप मिल रहे थे अभी डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से। और अशोक गुप्ता सर, आप सभी जुड़े हैं। अशोक गुप्ता सर जिन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई, मुझे लगता है हम सब के लिए बहुत ही काम की रहेंगी। और हम फिर से प्रिंसिपल नामा में अगले एपिसोड में इसी तरह से हम आपके सामने पर्सनालिटी को और भी लोगों को हम कॉल करेंगे, और आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्ते, सी यू, हैप्पी संडे। वंस अगेन सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।